बाद इकोनॉमी के लिए एक और खुशखबरी। जून में रिटेल महंगाई पहुंची 29 महीने के निचले स्तर पर। होलसेल महंगाई भी 4 महीने के निचले स्तर पर। लेकिन महंगाई कम होने की खुशी पर मॉनसून फेर सकता है पानी। देश भर में 36% इलाकों में सूखे जैसे हालात। पिछले साल के मुकाबले इस साल 50% कम हुई खरीफ फसलों की बुआई। गांव की चिंता से नहीं उभर पा रहा है शेयर बाजार। लगातार 5वें दिन गिरावट। सेसा स्टरलाइट मर्जर पर चल सकता है सरकारी डंडा। टैक्स चोरी का शक। बॉम्बे हाईकोर्ट की मंजूरी के खिलाफ सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। इस साल आ सकता है एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा का इशू। बैंक में पूंजी डालने के लिए सरकार घटाएगी हिस्सेदारी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। टैक्स पेयर इनकम टैक्स के फर्जी ईमेल से हो जाए सावधान। सीबीडीटी ने जारी की चेतावनी। करदाता जीमेल, याहू या फिर हॉटमेल जैसे आईडी से आने वाले मेल का नहीं दे जवाब। अपने पहले बड़े अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर मोदी पहुंचे ब्राजील। छठा ब्रिक्स देशों का सम्मेलन आज से शुरू। $100 अरब का डेवलपमेंट बैंक बन सकता है हकीकत। डायबिटीज, दिल की बीमारियों से जुड़ी दवाएं होंगी 35% तक सस्ती। ड्रग रेगुलेटर का 50 दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण का फैसला। दवा कंपनियों को लग सकता है 5,500 करोड़ का झटका। और 24 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने पर जश्न में डूबा जर्मनी। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से दी मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, मैं हूं कविता खपलियाल। आइए डालते हैं नजर कुछ और सुर्खियों पर। अनलिस्टेड कंपनियों में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक का ऐतिहासिक फैसला। एंट्री और एग्जिट का फॉर्मूला तय किया। सेबी ने झांसा देने वाली सामूहिक निवेशक स्कीम पर की कार्रवाई तेज। देश भर के 350 से ज्यादा कंपनियां सेबी के रेडार में। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकवादी हाफिज सईद से वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात पर संसद में हंगामा। कांग्रेस ने गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन सरकार ने निजी मामला बताकर पल्ला झाड़ा। मल्टीपर्पज व्हीकल सेगमेंट में मचेगा घमासान। होंडा ने शुरू की मोबिलियो की बुकिंग। 23 तारीख को दिल्ली में होगी लॉन्च। और आईफोन को भारत के बाजार में मिलेगी चीन से टक्कर। चीन की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी शियाओमी 15,000 के बजट में उतारेगी दमदार फोन। शुक्रवार को आईआईपी के अच्छे आंकड़ों के बाद आज इकोनॉमी के लिए एक और राहत देने वाली खबर आई है। महंगाई में नरमी के साफ संकेत मिल रहे हैं। जून में रिटेल महंगाई 29 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। ये 8.28% से घटकर 7.31% हो गई है। वहीं खाद्य महंगाई दर करीब 9.5% से घटकर 8% हो गई है। फ्यूल महंगाई दर में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है। होलसेल महंगाई दर भी 4 महीने के निचले स्तर पर है। तो क्या माना जाए, आगे महंगाई के मोर्चे पर अच्छे दिन आने वाले हैं या खराब मॉनसून बना बनाया खेल बिगाड़ सकता है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं क्रिसिल की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर और हमारे सहयोगी हेमंत खाए। हेमंत, आपके पास पहले आते हैं। आईआईपी में सुधार दिखा, अब महंगाई दर में गिरावट। क्या रिजर्व बैंक को दरें घटाने का मौका मिल सकता है? थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा रिजर्व बैंक को। दरअसल आप देखिए, जिस तरह से एक के बाद एक आंकड़े जो आपने बताए वो शानदार आए हैं। आईआईपी 19 महीने के हाई पर, सीपीआई 29 महीने के निचले स्तर पर, डब्ल्यूपीआई 4 महीने के निचले स्तर पर। अगर मॉनसून जैसी दिक्कतें नहीं होती, ड्राउट लाइक सिचुएशन नहीं होती, तो शायद आरबीआई के लिए इस समय ब्याज दरें घटाना आसान कदम होता। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि मॉनसून को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, सूखे पर काफ़ी चर्चा हो रही है, जाहिर सी बात है आरबीआई कुछ समय इंतजार करेगा, देखेगा कि ये डेटा इसी तरह का बना रहता है या फिर इसमें कुछ खराबी देखने को मिलती है। और देखिए, बेस इफेक्ट की वजह से भी ये डेटा इस तरह का आपको दिख रहा है। हालांकि पिछले 4-5 सालों में इस तरह का अच्छा डेटा एक साथ नहीं देखने को मिला है, लेकिन काफ़ी मुश्किल होगा आरबीआई के लिए ब्याज दरें घटाना। 5 अगस्त को तो आप मानिए ही मत कि होगा, और इस साल भी होना लगभग नामुमकिन जैसा ही लगता है, क्योंकि हमने देखा है फूड की कीमतें बढ़ी हैं, दूध की कीमतें बढ़ी हैं, आलू प्याज सबकी कीमतें बढ़ी हैं। और सरकार ने हालांकि कदम उठाए हैं, लेकिन आगे जाकर डेटा में वो रिफ्लेक्ट होगा कि दरअसल ज़मीनी हकीकत क्या है। वो वहाँ पर
कीमतें दरअसल घटी हैं या नहीं घटी हैं। तो इसलिए आरबीआई के लिए काफ़ी मुश्किल बात है। लेकिन जिस तरह से ये डेटा आया, खासतौर पर सीपीआई का, आज बाजार बंद होने के बाद बॉन्ड मार्केट्स कल इस पर अच्छी तरह से रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, यील्ड्स कल घटती हुई नजर आएगी, शेयर बाजार इसको एक पॉजिटिव क्यू की तरह कर लेगा। तो छोटी अवधि के लिए डेटा काम करता हुआ नजर आएगा, लेकिन ब्याज दरें घटेंगी जल्द, ऐसा नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे आरबीआई थोड़ा और सोच विचार करेगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इकरा की सीनियर इकोनॉमिस्ट अदिति नायर के पास। अदिति, सबसे पहले आप बताएं कि आज आए महंगाई के इन आंकड़ों पर आपका क्या टेक है, आप कैसे देखती हैं इनको, और क्या आपको लगता है वाकई ये राहत वाली खबर है? देखिए, दोनों सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के आंकड़ों में एक एक्सपेक्टेड से ज़्यादा गिरावट आज देखने को मिली है, लेकिन कुछ हद तक दोनों में बेनिफिट एक बेस इफेक्ट की वजह से आया है, जो आने वाले कुछ महीनों तक फेवरेबल रहेगा। तो जैसे आरबीआई ने भी पहले कहा है कि हमें इन बेस इफेक्ट के सी थ्रू करके ट्रेजेक्ट्री जो है उसको समझना चाहिए। और जो अभी कंडीशंस बन रही हैं इकोनॉमी में, बारिश इस बार काफ़ी हद तक काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में वीक रही है और इस वजह से रेजर्वोयर लेवल्स में भी अब काफ़ी कमी आ गई है। सोइंग भी अभी काफ़ी कम एरिया में हुई है, पिछले साल के हिसाब से सिर्फ 50% एरिया अभी तक कवर हुआ है और हम मिड जुलाई में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आने वाले 2-3 हफ्तों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट और रिवाइवल मानसून में ना आए तो ओवरऑल एग्रीकल्चरल सिनेरियो पे काफ़ी एक ब्लीक आउटलुक लगेगा, पर्टिकुलरली जो ओवरऑल आउटपुट और यील्ड्स हैं उसके हिसाब से, और साथ ही साथ फिर उनका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे भी आएगा। तो अभी कॉशन जो है उसे ड्रॉप नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर हम अभी भी जो बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं उनके साथ साथ और भी जो फंडामेंटल लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में, उन पे ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए। जी अदिति, लेकिन क्या कारण आपको नजर आता है इस जंप में, क्योंकि काफी ड्रामेटिकली महंगाई कम हुई है महीने दर महीने, क्या इसके पीछे सरकार के लिए गए कदम है? देखिए, जो अभी तक मेजर्स लिए गए हैं वो थोड़े बहुत हेल्पफुल हुए हैं, लेकिन फिर भी डब्ल्यूपीआई में होलसेल प्राइस लेवल पे अगर हम देखें तो अनियंस और प्राइसेस पोटैटोज दोनों में काफ़ी मंथ ऑन मंथ इंक्रीज आया है दामों में। तो पूरी तरह से ये मेजर्स इस तरह तो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं कि प्राइस राइज कम्प्लीटली अरेस्ट हो जाए। कुछ प्राइस राइज हमने देखी है जून के महीने में होलसेल लेवल पे, जो आगे वाले टाइम में स्पिल ओवर होके रिटेल इन्फ्लेशन में भी हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अभी और भी जिस तरह से मेजर्स लिए जा सकते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म कुछ लॉन्ग टर्म, उन पे फोकस रहना चाहिए। पर्टिकुलरली जो डिले हुई है सोइंग में पेरिशेबल आइटम्स के लिए, वो एक खास ही कंसर्न का मुद्दा है, क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स की हम वेस्टेज भी बहुत होती है और स्टोरेज की फैसिलिटीज़ भी एडिक्वेट ना होने की वजह से छोटा सप्लाई शॉक भी प्राइसेस को काफ़ी स्पाइक करता है। बिल्कुल, तो क्लियरली शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखा जाए तो आज के आंकड़े राहत देने वाले हैं। शुक्रिया आदित्य आपका और हेमंत आपका इन तमाम डिटेल्स के लिए। तो महंगाई से राहत जरूर मिली है, लेकिन कमजोर मानसून और सूखे की आहट से देश में खाद्यान्न संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। बारिश में देरी की वजह से इस बार खरीफ की बुआई पिछले साल के मुकाबले करीब आधी रह गई है। अगर बारिश में एक हफ्ते की देरी और हुई तो इस बार देश में अनाज की पैदावार में 3 करोड़ टन तक ये घट सकती है। देश में अब तक सामान्य के मुकाबले 60% से भी कम बारिश हुई है और इस वजह से सूखे की आशंका बढ़ती जा रही है। खासतौर पर महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के किसानों पर कमजोर मानसून का काफी बुरा असर पड़ सकता है। मानसून में देरी की वजह से धान, दालें, मोटा अनाज, तिलहन और गन्ना जैसी खरीफ फसलों की बुआई पिछले साल के मुकाबले करीब आधी ही हो पाई है। पिछले साल इस समय तक करीब 500 लाख हेक्टेयर जमीन में खरीफ की बुआई हुई थी, जो इस साल केवल 261 लाख हेक्टेयर तक ही सिमट गई है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हफ्ते भर में बारिश के हालात नहीं सुधरे तो बुआई वाले राज्यों में हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। सोइंग लेट हो जाए, अभी भी सोइंग हो सकती है। अगर एक हफ्ता अच्छी बरसात हो जाए तो उसमें सोइंग पिकअप हो सकती है, लेकिन उसका उत्पादकता पर असर पड़ता है, क्योंकि वो लेट सोइंग जो है आगे जाके थोड़ा सा कष्ट देती है।
और अभी हमें पता नहीं कि कितना डैमेज होगा। वी कैन होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। कृषि मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल खरीफ सीजन में धान की बुआई करीब 110 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जो इस साल महज 86 लाख हेक्टेयर में ही हो पाई है। मोटे अनाज की बुआई 2013 में 96 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जो इस साल सिर्फ 35 लाख हेक्टेयर में ही हो पाई है। सबसे बुरा असर तिलहन पर पड़ा है, जिसकी बुआई 2013 में 136 लाख हेक्टेयर में हुई थी और इस साल ये 22 लाख हेक्टेयर तक ही सिमट गई है। ऐसे में इस बार अनाज की सालाना पैदावार में करीब 3 करोड़ टन तक की गिरावट आ सकती है। सूखे की आशंका से फिक्रमंद केंद्र सरकार आपात योजना के तहत किसानों को कम पानी में अच्छे फसल देने वाली बीज दे रही है। साथ ही डीजल और चारे पर सब्सिडी का भी ऐलान किया गया है। लेकिन जानकारों के मुताबिक अब सरकार को मौके की नजाकत को समझते हुए बफर स्टॉक से गेहूं चावल की बिक्री का ऐलान भी कर देना चाहिए, ताकि महंगाई पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। दीपाली नंदा, दिल्ली। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक का ऐतिहासिक फैसला, कैसे नियम किया आसान, देखिए इस ब्रेक के बाद। और गार कंफ्यूजन ने बिगाड़ा बाजार का मूड, पूरा अपडेट इस ब्रेक के बाद। विदेशी निवेश की नीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। लंबे अरसे की मांग को मानते हुए रिजर्व बैंक ने अनलिस्टेड कंपनियों में विदेशी निवेश का फॉर्मूला तय कर दिया है। ये फॉर्मूला ये बताएगा कि अनलिस्टेड देसी कंपनी का शेयर कोई विदेशी निवेशक किस भाव पर खरीद सकता है। रिजर्व बैंक का नया नियम किस तरह से विदेशी निवेशकों की जिंदगी आसान करेगा, समझते हैं CNBC TV 18 की एग्जीक्यूटिव एडिटर मेनका दोषी से। मैंने कहा, विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया है। क्या है इसकी डिटेल्स? जी हाँ, ये खबर बहुत अच्छी खबर है देश के लिए और विदेशी निवेश के लिए खासकर। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आज RBI के नोटिफिकेशंस के द्वारा किस तरह के चेंजेस होंगे। ये ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस को कनेक्टेड है। तो पहले एक CCI बेस्ड प्राइसिंग फॉर्मूला रहा करता था, फिर वो DCF या डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस्ड प्राइसिंग फॉर्मूला बन गया, और जहाँ पे कॉल या पुट ऑप्शंस इन्वॉल्व थे वहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE बेस्ड प्राइसिंग का भी इस्तेमाल होना था। वैसे RBI के डायरेक्शंस थे। अब RBI ने सारा कुछ सिंप्लीफाई करके कहा है कि आप कोई भी प्राइस पे निवेश कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज दैट प्राइस इज डिटर्मिन्ड बाय एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्राइसिंग मेथोडोलॉजी। तो इसका सिंपल टर्म्स में मतलब ये हुआ कि जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर देश में एंट्री करना चाहता है, एंड दैट एंट्री इज थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर्स, दैट दोज शेयर्स वुड हैव टू बी priced at a price that is more than the price arrived at using any internationally accepted pricing methodology. That is the important part here. When it comes to transfer of shares, which is from a resident investor to a non-resident investor, which is a foreign investor, that part वो पूरी तरह क्लैरिफाई नहीं हुआ है अब तक इस नोटिफिकेशन में। लेकिन ज्यादातर एक्सपेक्टेशन ये है कि RBI उसके लिए भी एक सर्कुलर इश्यू करेगा और उसे भी इश्यू ऑफ शेयर्स के प्राइसिंग मेथोडोलॉजी से अलाइन करेगा। सो दैट्स वेरी गुड न्यूज फॉर द एंट्री। व्हेन इट कम्स टू द एग्जिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना यहाँ का इन्वेस्टमेंट बेच के देश छोड़ना चाहते हैं, तो वहां पे भी उनको बताया गया है कि जब ये शेयर्स नॉन रेसिडेंट या फॉरेन इन्वेस्टर से रेसिडेंट या इंडियन इन्वेस्टर को ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वही प्राइस लागू होगी जो प्राइस इंटरनेशनल प्राइसिंग इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्राइसिंग मेथोडोलॉजी से निकाली गई हो. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन दैट्स कम इन ऑन बोथ द एंट्री साइड as well as the exit side, and this really simplifies the entire entry exit routes for foreign direct investment in the country. So this is definitely very good news. I must specify here that this pertains to unlisted shares. When it comes to listed equity, there is already a market price that is available out there, so there was no confusion on that front anyways. बिल्कुल. लेकिन मैंने कहा यहाँ पर विदेशी निवेशक अक्सर भारतीय कंपनियों में निवेश करते समय कॉल और पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए क्या कोई नियम तय हुआ है?
कॉल एंड पुट ऑप्शंस का भी पूरा एरिया जो है वो सिंप्लीफाई हो चुका है। आप याद करेंगे कि जनवरी में जब आरबीआई ने नोटिफिकेशन निकाला था तब उन्होंने कहा था कि कोई भी एग्जिट पे जब कॉल एंड पुट ऑप्शनैलिटी लगी हो तो आपको आरओई बेस्ड या रिटर्न ऑन इक्विटी बेस्ड प्राइसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो भी गया है। दे हैव सेड दैट यू कैन एग्जिट एट ए प्राइस that is used or determined by an internationally accepted pricing methodology, as long as you are not exiting on any assured return basis. That is the only requirement on the RBI front. ये तो हम फिलहाल इसको फाइन प्रिंट के लिए और भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो हेडलाइन न्यूज यहाँ से आया है वो ये है जो मैंने आपको अभी बताया। शुक्रिया मैंने कहा सारे डिटेल्स के लिए। और अब बात शेयर बाजार की, जो IIP WPI महंगाई दर के बेहतर आंकड़ों के बावजूद आज सुस्त दिखा। गार यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स को लेकर जारी असमंजस की वजह से निवेशक नए पोजीशन बनाने से बचते नजर आए। इस कारण सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार के स्तर के ही आसपास बंद हुए। हालांकि मिड कैप इंडेक्स हल्की बढ़त पर चढ़कर बंद हुआ। आज के इस सेशन में सबसे ज्यादा पिटाई IT और FMCG शेयरों की हुई। HSBC इंडिया के MD सुनील सिंघई के मुताबिक सरकार को सभी मुद्दों पर खुलकर सफाई जारी करनी चाहिए। गार का सवाल है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर को इम्पैक्ट करता है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जहाँ तक गार का अभी सिचुएशन है, कल हमारा जो इंटरेक्शन हुआ था रेवेन्यू सेक्रेटरी के साथ, तो उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि दिस इज़ अंडर कंसिडरेशन। सो ऐसा नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है गार का, मैं क्लैरिफाई कर दूँ, विच सेज कि 1/4/2015 से गार एप्लीकेबल होगा, which is under consideration. So it's not like they are going to implement that. So that one clarification came yesterday. दूसरा टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज हैं जिससे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ी परेशान है। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स, कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि उस पर थोड़ा बहुत और क्लैरिटी आनी चाहिए थी। दूसरी ओर सरकार ने गार यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स को लेकर सफाई दी है। रेवेन्यू सचिव शक्तिकांता दास का कहना है कि इसे कारोबारी साल 2016 से लागू करना है, इसलिए सरकार के पास इसकी समीक्षा के लिए पर्याप्त समय है। Issue of GAR was not on the table for this budget. It was not an issue to be sort of on which the government had to make an announcement in this budget. GAR, the deferment of GAR till 31/3/2015, we are still about 8 months away from that. So there is enough time for the government to review that. And it is a fact that the new government is yet to take a view on the whole matter. इस साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का इशू बाजार में आ सकता है। CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में फाइनेंशियल सचिव GS संधू ने कहा कि सरकार बैंकों की पूंजी की किल्लत दूर करने के लिए जल्द अपनी हिस्सेदारी घटाने जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैपिटल लगा हुआ इन बैंकों में, उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट करके काफ़ी पूंजी मार्केट से उठा सकते हैं और उस पूंजी को वापस बैंकों को हम देंगे। ये काम भी हम इस वर्ष शुरू करने वाले हैं। जैसे कि वित्त मंत्री जी ने कहा पार्लियामेंट के अंदर कि इन बैंकों का जो पब्लिक सेक्टर करैक्टर है उसको मेंटेन रखते हुए, यानी कि 51% मिनिमम इक्विटी गवर्नमेंट की उसके अंदर उनके अंदर रखते हुए हम जो बाकी इक्विटी है उसका डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और ये प्रक्रिया अगले 4 से 5 सालों में पूरी होगी। सेसा गोवा और स्टरलाइट मर्जर पर सरकार की नजर है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को लगता है कि इस मर्जर को टैक्स से बचने के लिए अंजाम दिया गया है। इस खबर से आज इसके शेयर की जमकर पिटाई हुई और ये 8% टूटकर बंद हुआ। इस मर्जर को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने मंजूरी दी है। हैरानी की बात यह है कि नवंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि वो इस मामले में स्पेशल लीव पिटिशन दायर करे। 8 महीने बाद अब बीजेपी सरकार ने इस मामले को आगे बढ़ाया है और सुप्रीम कोर्ट में इस मर्जर के खिलाफ अर्जी दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम पर सेबी का चलेगा डंडा, क्या कार्रवाई हो सकती है बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। और राजस्थान बजट किन मायने में रहा खास, ये भी देखिए आगे।
इस वक्त रुक करते हैं सोने चांदी की ओर, जहां पे हम देख रहे हैं कि बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या घरेलू बाजार, दोनों में ही हम देख रहे हैं 2-2% तक की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। हमने देखा था शाम के सत्र में 1% से ज्यादा की गिरावट थी, लेकिन फिलहाल कॉमिक्स में हम देख सकते हैं कि जो 4 महीने का ऊंचा स्तर था 1345, उससे कहीं नीचे कीमतें फिसल चुकी है। और जहां तक घरेलू बाजार की बात है, उसमें भी हम देख रहे हैं क्लोज टू 2% की कमजोरी के साथ सोने में कारोबार हो रहा है। इसके पीछे आपको हम वजह बता दें, जो पुर्तगाली बैंक के कोलैप्स होने की खबरें आई थी, जिसके चलते हमने देखा था कि सोना 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया था। वो खबरें अब थोड़ी सी सबसाइड होती हुई दिखाई दे रही है। उसको लेकर दिक्कतें अब बाजार में थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते हमने देखा कि सोने की कीमतों में अब गिरावट हमने देखी है। आपको बता दें, जो सेफ हेवन अपील हमने देखी थी पिछले 2 दिनों में, इस खबर के चलते वो अब पूरी तरह से गायब होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं घरेलू बाजार में 27,810 का लेवल फिलहाल दिखाई दे रहा है, 2% की कमजोरी। जहाँ तक कॉमिक्स की बात है, उसमें भी हम देख रहे हैं 1308 के आसपास अब कीमतें लगती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप चांदी में देखें तो ये 45,000 के लेवल के पास गिरावट पे कारोबार हो रहा है। आप देख सकते हैं 1305 का लेवल फिलहाल 2.25% की गिरावट, इसमें गिरावट में बढ़ोतरी हमने देखी है। और चांदी की अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा था शाम तक $21 को काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस लेवल को, लेकिन वहाँ से भी अब फिसलता हुआ हम देख रहे हैं 2.25% की कमजोरी। और इनफैक्ट घरेलू बाजार में भी ये कमजोरी पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। 45,065 का भाव फिलहाल हमें घरेलू बाजार में दिखाई दे रहा है। शाम के सेशन में हमें इनफैक्ट आज पूरा कारोबारी सत्र अगर हम बात करें तो रुपए की चाल भी कुछ खास नहीं थी। क्लोज फ्लैट से नेगेटिव कमजोर चाल हमने रुपए की देखी थी, जिसके बावजूद हमने देखा था कि घरेलू बाजार में बुलियंस को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और ये वजह थी क्लियरली अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से हमने देखा था कि सोने और चांदी में गिरावट आई है, वो ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। इस वक्त सोने और चांदी की चाल में और कितनी गिरावट आ सकती है और क्या रणनीति आपको बनानी चाहिए, जानने के लिए बात करते हैं अनुज गुप्ता से। अनुज, जैसे कि हम शाम को भी बात कर रहे थे और आपने भी कहा था कि सोने में यहाँ पे और गिरावट हम देख सकते हैं। जो भी हमने ब्रेकआउट देखा था, काफी मोमेंटम था, पूरी तरह से वो गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कितनी गिरावट आप देखते हैं सोने चांदी में? गुड इवनिंग मैडम। हमें लगता है कि जिस तरह का आज एक सेल ऑफ देखने को मिला है अक्रॉस द ग्लोब, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि हमने देखा था गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट निकाली है जिसमें एक नेगेटिव व्यू दिया गया, तो मुझे कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट का इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिला है। साथ में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के अंदर जो अभी हमने 2 दिन पहले एक ब्रेकआउट देखा था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ देखा गया है। तो मुझे लगता है कि जो गोल्ड सिल्वर के प्राइस हैं वो भी और यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे और कितनी गिरावट आएगी अनुज, और किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए फिर? ये अभी इंटरनेशनली $1,306 के आसपास कॉमेक्स में प्राइस चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी इनिशियली वेरी शॉर्ट टर्म के लिए $1,300 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, बट जिस तरह का हमने आज सेलिंग देखा है, मुझे लगता है कि वो जो सपोर्ट है वो भी ब्रेक होता हुआ देखा जाएगा। और नीचे एक्सपेक्टेड है करीबन 1280, और अगर हम MCX की बात करें तो करीबन 27,400 के आसपास हमें लगता है कि वो लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 27,400 के टारगेट के लिए क्या इन लेवल से बिकवाली करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि करीबन 28,000 के आसपास अगर प्राइस मिलता है, थोड़ा सा बाउंस बैक अगर होता है तो वहाँ बिकवाली कर सकते हैं। 28,300 एक स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट करीबन 27,400 तक और $1280 कॉमेक्स में देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। तो यहाँ पे क्लियरली गिरावट और गहरा सकती है। अगर आप सोने में रणनीति बनाना चाहते हैं तो 27400 के टारगेट के लिए आप रणनीति बिकवाली की बना सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद डायबिटीज और दिल की बीमारी से जुड़ी दवाइयाँ होंगी सस्ती, कौन सी कंपनियां कितना घटाएंगी दाम, देखेंगे आगे। और CBDT ने टैक्स पेयर को इनकम टैक्स की फर्जी ईमेल से बचने की सलाह दी। किन IDC से आ रहे हैं ये मेल, बताएंगे ब्रेक के बाद। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने देश भर में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, जिसकी शुरुआत सेबी ने पूर्वी भारत से की है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता श्रुमि चौधरी से। श्रुमि, सेबी सर्च और सीज ऑफ पावर के बाद सामूहिक निवेश योजनाओं के खिलाफ क्या एक्शन ले रहा है?
देखिए, सेबी ने देश भर में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाने वाली कंपनियों पर शिकंजा कस दिया है और करीब 350 कंपनियां देश भर में ऐसी हैं जो गैरकानूनी तरीके से कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाती हैं और जो अब सेबी के रडार पर हैं, जिसमें ज़्यादातर पूर्वी भारत के राज्य हैं, जिसमें कोलकाता, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और असम जैसे राज्य शामिल हैं, जहां से सबसे ज़्यादा मामले सेबी के सामने आए हैं। और अब तेज़ी से यहाँ सेबी कार्रवाई कर रही है, जिसकी शुरुआत कोलकाता की 2 कंपनियों से हुई है, प्रयाग ग्रुप और पैलियन ग्रुप की बात करें, जिस पर पहले सेबी ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और अब तक की जांच के दौरान में ये पाया गया है कि 900 करोड़ का ये इन दोनों कंपनियों ने घोटाला किया। मल्टी लेवल मार्केटिंग यहाँ पर सामने आई है, 8 से 9 कंपनियाँ इन्वॉल्व हैं लेयर मार्केटिंग में और ये करीब 20 लाख से ज़्यादा निवेशकों ने अपने पैसे इसमें दिलाए और जो स्कीम थी वो 100 रुपये प्रतिदिन लगाने पर 100% का रिटर्न देने का यहाँ कंपनी दावा करती थी और इसी को देखते हुए निवेशकों ने अपने करीब करोड़ों रुपए इसमें लगाए हैं, जिसकी जांच अब सेबी कर रहा है। सेबी का कहना है कि सिर्फ ये एक उदाहरण है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ शुरुआत हुई है ऐसे स्कीम्स की। अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो अभी जो इनोवेटिव तरीके ऐसी कंपनियाँ यूज़ कर रही हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के ज़रिए कि वो किस तरह से निवेशकों को और ज़्यादा यहाँ अट्रैक्ट कर पाए, खास करके फिश पॉन्डिंग जैसी चीज़ें आ गई हैं, लैंड डील्स होती है, फ्लैट को लेकर डील होती है जो एक्चुअल में होती नहीं है लेकिन फिर भी निवेशक उसमें पैसे लगा रहे हैं और इसी पर अब सेबी अपने सर्च और सीजर पावर को यूज़ करते हुए देश भर में अपना ऑपरेशन कर रही है। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट बात है जो सेबी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि EOW जो अभी कोलकाता का मामला है उसमें सहयोग नहीं कर रही है, ये बताते हुए कि वो उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता है। ऐसे में सेबी अपील कर रही है RBI, SFIO और ROC जैसे रेगुलेटर से कि वो सामने आए ताकि सब एक साथ मिलकर इन ऐसी स्कीम चलाने वाली कंपनियों का सफाया कर सकें। शुक्रिया श्रीमी इन तमाम डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। डेट म्यूचुअल फंड पर बड़े लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एकजुट हो गई है। म्यूचुअल फंड कंपनियों की संस्था एम्फी ने इस पर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की बैठक की है। एम्फी पूरे मुद्दे को सेबी के सामने उठाएगी। बजट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बुरे दिन लेकर आया है। बजट में वित्त मंत्री ने इक्विटी स्कीमों के अलावा सभी म्यूचुअल फंड स्कीमों पर 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया है। पहले ये 10% था। इसके चलते म्यूचुअल फंड कंपनियों ने डेट स्कीमों के लॉन्च तक रद्द कर दिए हैं। एम्फी भी इस मुद्दे पर कंपनियों के साथ लामबंद हो गई है। एम्फी ने इस पूरे मुद्दे पर सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा से मुलाकात की है और अब एम्फी म्यूचुअल फंड पर बजट में बढ़ाए गए इस टैक्स पर न सिर्फ सेबी बल्कि सरकार को भी चिट्ठी लिखेगी। सूत्रों के मुताबिक एम्फी सिर्फ क्लोज एंडेड स्कीमों पर टैक्स लगाने पर चिट्ठी लिखेगी। पूरी तैयारी के बाद एम्फी अधिकारी दोबारा सेबी चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। हालांकि म्यूचुअल फंड कंपनियों को टैक्स लागू करने की तारीख में कुछ छूट मिल सकती है। CBDT के सूत्रों के मुताबिक सरकार इस कैपिटल गेन्स टैक्स को पिछली तारीख से लागू नहीं करेगी। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। राजस्थान में अब वर्कबुक, बायोगैस और रेस्टोरेंट का खाना पहले से सस्ता हो गया है। वहीं दूसरी ओर 200 सीसी की बाइक्स, कारें और SUVs महंगी हो जाएंगी। राज्य के बजट में ये ऐलान हुए हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने साल 2014-15 का बजट पेश करते हुए घोषणा की कि वर्कबुक, बायोगैस, रेस्टोरेंट के टेक अवे फूड पर अब टैक्स नहीं लिया जाएगा। वहीं ऑयल सीड कूलर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट में कटौती की गई है। ATF पर वैट पर अब 20% की बजाय सिर्फ 5% लगेगा। इसके अलावा पेइंग गेस्ट हाउस और हेरिटेज होटल्स को लग्जरी टैक्स में छूट भी दी गई है। साथ ही मैरिज गार्डन, फार्म हाउस और रिजॉर्ट्स को भी टैक्स छूट मिलेगी। हालांकि कई चीज़ों पर टैक्स का बोझ बढ़ाया भी गया है। इनमें शामिल है साबुत मसाले, 1000 रुपए से ज़्यादा के हैंडीक्राफ्ट के सामान, टेक्सटाइल फर्निशिंग, UPS बैटरी और इन्वर्टर। इनके अलावा DTH, केबल TV और वीडियो गेम पार्लर भी 1 अगस्त 2014 से 10% का एंटरटेनमेंट टैक्स इस पर लागू होगा। सिनेमा और मल्टीप्लेक्स पर 30% एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। 200 सीसी की बाइक्स और कारों पर 1 टाइम टैक्स और डीजल से चलने वाली कारों और SUVs पर ग्रीन टैक्स भी लगाने का प्रस्ताव राज्य के बजट में दिया गया है। डायबिटीज और दिल की बीमारी से जुड़ी दवाएं सस्ती हो सकती हैं। अगले कुछ हफ्तों में इन दवाओं की कीमत NPPA यानी नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी तय करेगा। इस खबर पर और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी सहयोगी राशि महेश्वरी से। राशि, ये बताएं कि ये खबर क्या है और साथ ही ग्राहकों को कितना फायदा होगा इससे।
जी हाँ, ग्राहकों के लिए वाकई काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों से जुड़ी जो दवाइयाँ हैं वो 35% तक सस्ती हो जाएंगी। कुछ हफ्ते के अंदर ही इन दवाओं के दाम घटा दिए जाएंगे। दरअसल ड्रग रेगुलेटर NPPA ने 50 एंटी डायबिटिक और दिल की बीमारियों से जुड़ी जो दवाइयाँ हैं उनके दाम यहाँ पर तय कर दिए हैं। यानी अब दिल की बीमारी से जुड़ी 58% दवाएँ और डायबिटीज़ की 21% तक दवाई जो है वो मार्केट प्राइस कंट्रोल के दायरे में आ गई हैं। जाहिर है इस खबर से ग्राहक को तो बड़ा फायदा होगा ही, लेकिन फार्मा कंपनियों को बड़ा धक्का लगा है। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ MNC फार्मा कंपनी सनोफी को उठाना पड़ेगा। एनालिस्ट के मुकाबले सनोफी को 140 करोड़ रुपए तक का नुकसान जो है वो यहाँ पर अपनी बिक्री पर उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा रैनबैक्सी, सिप्ला, ल्यूपिन, सन फार्मा जैसी कंपनियों को भी दवाई सस्ती होने का बड़ा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ेगा। जी शुक्रिया राशि सारी डिटेल्स के लिए। और कांटे की टक्कर के बाद जर्मनी बना फुटबॉल का बादशाह, अर्जेंटीना से कहां हुई चूक, बताएंगे आगे। और आतंकवादी हफीज सईद से वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात से माहौल गर्म, क्या है सरकार का रुख, बताएंगे ब्रेक के बाद। अब बात करते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप की, जहां जर्मनी ने रोमांचक फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही फीफा फीवर का 1 महीने से ज्यादा का मजेदार सफर खत्म हो गया। पूरा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रत। जर्मनी 24 साल बाद फिर से फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया है। कल रात कांटे की टक्कर में जर्मनी ने अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया। मैच का फैसला एक्स्ट्रा टाइम में हुआ जब 113वें मिनट में आंद्रे शूरले के पास पर गोएत्जे ने गोल कर दिया। मारियो गोएत्जे मिस्लो क्लोज की जगह पर सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर आए थे। मैच के 30वें मिनट में अर्जेंटीना ने भी एक गोल का जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे ऑफ साइड करार दे दिया गया। अर्जेंटीना के हिगुएन ने मैच के 21वें मिनट में ही गोल करने का एक मौका गंवाया था और ये चूक अर्जेंटीना के लिए भारी पड़ गई। अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लायनेल मेसी भी कई बार गेंद देकर डी में पहुंचे, लेकिन जर्मनी के मजबूत डिफेंस को वो भेद नहीं पाए और जर्मनी चौथी बार वर्ल्ड कप का बादशाह बना है। और खास बात यह है कि पहली बार यूरोप की किसी टीम ने साउथ अमेरिका में यह कारनामा करने का गौरव हासिल किया है। और हमारे फुटबॉल एक्सपर्ट नोवी कपाड़िया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नोवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। जर्मनी अब वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन अर्जेंटीना ने टक्कर काफी जोरदार दी। क्या कहेंगे, मेसी का बैड लक था कल? अर्जेंटीना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 7 घंटे तक उनकी डिफेंस ने गोल नहीं खाए थे, क्योंकि जब से नॉकआउट राउंड में आए कोई भी टीम अर्जेंटीना के विरुद्ध गोल नहीं कर पाए। जर्मनी को भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैच एक्स्ट्रा टाइम तक गया। ये दूसरा लगातार विश्व कप फाइनल है जो एक्स्ट्रा टाइम में गया। और अर्जेंटीना का जो योजना थी, रणनीति थी, वो थी डिफेंसिव। दोनों मिडफील्डर जावियर माशरानो और डी बिग्लिया चारों डिफेंडर के सामने खेले और जर्मनी को वो जगह नहीं दी जिससे वो अपने खूबसूरत शॉर्ट पासिंग गेम खेल सके। तो इस तरह अर्जेंटीना ने रोका जर्मनी को बहुत समय तक। उनकी कोशिश थी अर्जेंटीना की कि शीघ्र काउंटर अटैक से जर्मनी को तंग करे। उन्हें मौके मिले। गोंजालो हिगुआइन उनके स्ट्राइकर ने एक सुनहरा मौका खो दिया जब मैच की शुरुआत में ही टोनी क्रूज के गलत हेडर से हिगुआइन को खाली स्पेस में गेंद मिला, लेकिन उन्होंने बॉल बाहर मार दी। दूसरे 2-3 जो प्रयत्न थे वो मैनुअल नॉयर ने बचाए। जैसे मैच चलता रहा जर्मनी हावी होते रहे, क्योंकि उनका फिटनेस ज़्यादा था और उनकी जो हमेशा हम तारीफ करते आ रहे हैं सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छे थे। सामी खदेरा के ना खेलने पे क्रिस्टोफ क्रेमा आए, उनको चोट लगने पे फिर आंद्रे शूरला आए, बाद में मारियो गोत्जा आए और जर्मनी की टीम में कोई बदलाव दिखा नहीं। खिलाड़ी बदले लेकिन वही शैली, वही रणनीति रहे। और विश्व कप के इतिहास में पहली दफ़ा 2 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों ने कंबाइन किया। उनके तालमेल के वजह गोल हुआ। कुछ मूव पीछे से बना, 7-8 पासेस से, फिर शूरला ने लेफ्ट से क्रॉस किया और मारियो गोट्जा जो 22 साल के उभरते हुए सितारे हैं, उन्होंने छाती पे रोक के एक शानदार लेफ्ट फुट वॉली मार के विनिंग गोल किया 113वें मिनट में। टेक्निक लाजवाब थी मारियो गोत्जा की और ये विनिंग गोल था और जर्मनी डिजर्विंग चैंपियन बने 2014 विश्व कप के। शुक्रिया नोवी इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो मेसी का जादू फाइनल में भी नहीं चल पाया।
फिर भी मेसी ने अपने खेल से लोगों का दिल जीता और उन्हें बेस्ट प्लेयर के लिए गोल्डन बॉल का खिताब मिला। मेसी ने इस टूर्नामेंट में 4 गोल किए। वहीं टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 6 गोल करने वाले कोलंबियाई खिलाड़ी जेम्स रॉड्रिगेज को गोल्डन बूट का खिताब मिला, जबकि गोल्डन ग्लव का पुरस्कार मिला जर्मनी के गोलकीपर मैनुअल न्यूअर को। और अब आपको बताते हैं प्राइज मनी के बारे में। जर्मनी को वर्ल्ड कप विनर के तौर पर $35 मिलियन मिले। अगर इसे आप रुपए में कन्वर्ट करें तो यह रकम करीब करीब 210 करोड़ रुपए होगी, यानी वर्ल्ड कप विनर के रुतबे के साथ दौलत की भी जमकर बारिश। अर्जेंटीना की टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में हार जाने का गम हमेशा सालता रहेगा, लेकिन पैसों के मामले में यह भी टीम ज्यादा पीछे नहीं रही। अर्जेंटीना को $25 मिलियन मिले रनर अप के लिए। यह रकम रुपए में करीब 150 करोड़ रुपए होगी। तो कल वर्ल्ड कप का मुकाबला जितना दिलचस्प रहा उतना ही मजेदार रहा मैच शुरू होने से पहले हुआ समापन समारोह। कोलंबिया के पॉप सिंगर शकीरा, गिटार के बादशाह कार्लोस सांताना ने अपने परफॉर्मेंस से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। साथ ही लोगों ने ब्राजील के मशहूर सांबा डांस का भी खूब मजा लिया। यह समारोह करीब 18 मिनट चला, जिसमें मेजबान ब्राजील की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। इस समारोह में करीब 1000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसके बाद स्पेन के पूर्व कप्तान कार्लोस पुयोल और सुपर मॉडल गिजेले बर्नचेन ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को मैदान में रखा। इन समारोह में वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले 32 देशों के सभी प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। तो ब्राजील में फुटबॉल का सीजन खत्म, अब फोकस होगा बिजनेस पर। आज से ब्राजील में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली बहुपक्षीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज ब्राजील पहुंचे हैं। उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन और विदेश सचिव सुजाता सिंह भी है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक पीएम के टॉप एजेंडा पर है। ब्रिक्स सदस्यों और दूसरे इमर्जिंग देशों की आर्थिक मदद करने के लिए ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बनाए जाने का प्रस्ताव है। ब्रिक्स देश इस बैंक के लिए अपने बजट में से कुछ हिस्सा दे सकते हैं। इस मौके पर ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों से उनकी बातचीत होगी। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रिफॉर्म पर भी चर्चा करेंगे। आतंकवादी और जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद से वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात का मुद्दा गर्मा गया है। इस मुद्दे पर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने वैदिक और हाफिज सईद की मुलाकात का मुद्दा उठाया और सरकार से पूछा कि आखिर वो किसकी तरफ से मिलने गए थे। जवाब में सरकार का कहना है कि वैदिक वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, ये उनका निजी मामला है और इसमें सरकार दखल नहीं दे सकती। Hafiz Saeed is a terrorist who has conspired against this country and indulged in actual acts of conspiracy. The government of India has nothing to do, not directly, not indirectly, not even remotely, with any journalist in his individual capacity meeting. वेद प्रताप वैदिक ने भी आतंकवादी हाफिज सईद से अपनी मुलाकात को जायज ठहराया है। मैं किसी प्रधानमंत्री का एनवॉय कैसे हो सकता है? मैं अपना विचार कहता हूँ, मैं आज़ाद हूँ। प्रधानमंत्री कोई गलत बात कहे, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, उसका विरोध करने की मैं हिम्मत रखता हूँ, मेरी आज़ादी है। तो मेरे ख्याल से उनका ये कहना, उसके पीछे मोटिवेशन है। वो नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये पहल की है। नरेंद्र मोदी को क्या ज़रूरत है कि हाफिज सईद से बात करें। और टैक्स पेयर इनकम टैक्स के फर्जी ईमेल से हो जाए सावधान, सीबीडीटी ने जारी की चेतावनी। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। और चीन की कंपनी शाओमी के स्मार्टफोन भी अब भारत में। पूरी खबर देखिए आगे। अगर आपके पास जीमेल, याहू या फिर हॉटमेल की आईडी पर सीबीडीटी की ईमेल आती है तो आप सावधान हो जाइए। ऐसी ईमेल का जवाब आपके अहम जानकारी गलत हाथों में पहुंचा सकता है। सीबीडीटी ने आज एक चेतावनी जारी कर जानकारी दी है कि सीबीडीटी कभी भी जीमेल, याहू या हॉटमेल जैसी आईडी से मेल नहीं भेजता। और क्या कहा गया है इस चेतावनी में, बता रही अब हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत।
तमाम करदाताओं को एक साफ चेतावनी CBDT ने जारी की है कि अगर gov.in के अलावा किसी भी आईडी से उनको मेल आता है और ख़ास तौर से अगर वो एक जीमेल, हॉटमेल या फिर याहू आईडी से किसी तरह का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से मेल आया है, उसको कम्प्लीटली इग्नोर करें, उसे खारिज करें। भले ही इसे आप डिलीट भी कर दें तुरंत, इसे खोलने से ये एक नुकसान होगा कि यहाँ पर काफ़ी मैलिशियस सॉफ्टवेयर लोगों को मिल रहे हैं। इसके अलावा ये तमाम जो मेल्स हैं वो फिशिंग मेल्स हैं, वो करदाताओं की से कुछ जानकारी चाहते हैं। ऐसे मेल्स के जरिए कई लोग फंसते हुए भी दिखाई दिए और ये बैंक्स के साथ पहले हुआ था, लेकिन अब क्योंकि वो पूरा सीजन है जहाँ पर कई सारे टैक्स पेयर्स अपने यहाँ पर टैक्सेस फाइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी मेल्स का सर्कुलेशन बढ़ गया है। तो CBDT ने एक साफ हिदायत दी है कि ऐसी अगर आपके पास किसी भी तरह की मेल आती है उसे आप इग्नोर करें, उसे बिल्कुल ना खोलें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायरसेस ऐसी मेल्स के जरिए भेजे गए हैं। यही नहीं, CBDT ये भी चाहता है कि अगर ऐसी कोई मेल आती है तो आप उसे रिपोर्ट करें, और वो आपको रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट ID पर, जो है www.incometaxindia.gov.in। याद रखिए, अगर आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन सरकार भेजना चाहती है वो एक सरकारी आईडी के जरिए ही आएगी और ना कि किसी प्राइवेट ईमेल आईडी के जरिए, चाहे वो याहू हो, हॉटमेल या फिर जीमेल। ऐसे कई दूसरे भी आईडीज हैं जो यहाँ पर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आपसे आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी मांगने के लिए। उसे आप इग्नोर करें और उन्हीं मेल्स का जवाब दें जो इनकम टैक्स दफ्तर से ही आते हैं और जो पर्टिकुलरली इस आईडी से आते हैं जिसमें gov.in लिखा होना काफ़ी अनिवार्य है। अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो बस कल तक का इंतजार कीजिए। कल भारत में लॉन्च होने जा रहा है चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi का फोन Mi 3। Xiaomi नाम की ये चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी सेल्स के मामले में चाइना में नंबर 1 है। Xiaomi पिछले साल तब चर्चा में आई जब इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के पद को गूगल से आए ह्यूगो बारा ने संभाला। उम्दा डिज़ाइन और बढ़िया फीचर्स आमतौर पर Xiaomi के स्मार्टफोन्स की खासियत होती हैं। कल से भारतीय बाजार में बिकने वाले Mi 3 की कीमत 15,000 रुपये होगी और जानकारों की माने तो 15,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में ये फ़ोन बाजार के रुख को बदल सकता है। लेकिन ये फ़ोन आम लोगों को कितना पसंद आएगा ये देखना भी अहम है। वैसे खबरें हैं कि फ़ोन फ्लिपकार्ट पर एक्सक्लूसिव डील्स के साथ भी आएगा। होंडा ने बिग फैमिली कार मोबिलियो को लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली है। 51,000 रुपये देकर होंडा के किसी भी शोरूम पर आप मोबिलियो की बुकिंग करा सकते हैं। पहली बार इस सेगमेंट में कदम रखने वाली होंडा मोबिलियो के जरिए मारुति आर्टिगा को टक्कर देने जा रही है। अपने प्रीमियम कारों के लिए मशहूर होंडा पहली बार मल्टीपर्पज व्हीकल यानी MPV सेगमेंट में कदम रखने जा रही है। 23 जुलाई को कंपनी अपनी पहली MPV मोबिलियो दिल्ली में लॉन्च करेगी, जिसके लिए होंडा ने ग्राहकों से बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। होंडा मोबिलियो को बड़ी फैमिली कार के तौर पर पेश कर रही है। मोबिलियो 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों में उपलब्ध होगी। सूत्रों के मुताबिक डीजल और पेट्रोल दोनों कारों के 3 वेरिएंट होंगे। साथ ही कंपनी मोबिलियो का एक स्पोर्ट्स वेरिएंट भी लॉन्च करेगी। ट्रेंडी डिजाइन के साथ साथ मोबिलियो प्रीमियम कार का फील देगी। फिलहाल अभी 51,000 रुपए देकर आप होंडा के किसी भी शोरूम में इसे बुक करा सकते हैं। के अंदर 2 इंजन ऑप्शंस होंगी, पेट्रोल की और डीजल दोनों हैं, और उनका एक जो बहुत ही फ्रूगल डीजल इंजन है जो 26 किलोमीटर निकालता है वही इसमें काम करेगा, और 24 किलोमीटर कंपनी का दावा है कि वो लेके आएंगे। और ये एक बड़ी फैमिली कार के तौर पे आएगी जिसके अंदर ऑल द बेल्स एंड विसल्स भी उसके अंदर होंगी। नई होंडा सिटी और कॉम्पैक्ट कार अमेज की कामयाबी के बाद अब होंडा MPV सेगमेंट पर भी कब्जा करना चाहती है और मोबिलियो के जरिए इस सेगमेंट की सबसे बड़ी खिलाड़ी मारुति सुजुकी एर्टिगा को कड़ी टक्कर देने जा रही है। डीजल इंजन में 24 किलोमीटर प्रति लीटर और पेट्रोल में 17 किलोमीटर प्रति लीटर के साथ MPV सेगमेंट में मोबिलियो अब तक की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार होगी। इसके अलावा स्पेस और लुक के मामले में भी मोबिलियो एर्टिगा पर भारी पड़ने वाली है। होंडा के ब्रांडिंग और प्रीमियम फीचर के साथ मोबिलियो पावर के मामले में भी आर्टिगा से कहीं आगे है। हालांकि असली मुकाबला कीमत को लेकर होगा। दिल्ली में आर्टिगा की एक शोरूम कीमत 5,80,000 से 8.5 लाख रुपए के बीच है। उम्मीद है कि होंडा कीमत के मामले में भी आर्टिगा को पीछे छोड़ने की कोशिश करेगी।
अतुल मिश्रा, दिल्ली। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।